हेलो फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी कैसे अपनी फंडिंग रेज करती है। जैसे हमने सोल प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप में पढ़ा था कि सोल प्रॉपर्टी में वो ओनर पैसा लगाता है एज ए कैपिटल और पार्टनरशिप में वो दो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं। तो कंपनी के पास कैसे कैपिटल आ जाती है, तो हमने ये सीखा था कि कंपनी क्या करती है। जब कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है आरओसी में, तो तब वो बोलते हैं कि मेरी कैपिटल कितनी रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है। तो कहां पे, आरओसी में जाके जब भी इसको कंपनी को रजिस्टर करना होता है, कौन होते हैं वो, प्रमोटर्स। तो वो वहां पे बोलते हैं कि हमारी कैपिटल कितनी रहेगी, मतलब इतना पैसा एज कैपिटल कंपनी ले सकती है। किन से, जो लोग लगाना चाहते हैं उनमें पैसा। जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, द वन हु इज होल्डिंग द शेयर। तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये शेयर क्या है। ये जो कैपिटल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होती है, सपोज ये कल के एग्जांपल में हमने 50 लाख लिया था, तो एक बंदा 50 लाख कैसे लगेगा, तो हम इस 50 लाख को स्प्लिट करते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस में। तो उसको क्या बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। ठीक है। तो हमने बोला था इस 50 लाख की कैपिटल को हम कैसे करते हैं, हम बोलते हैं इस कंपनी में ऑथराइज्ड कैपिटल कितने, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 5 10 50। तो इस तरह से कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने आरओसी को बोला कि हम जो ये कंपनी रजिस्टर करेंगे इसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 50 लाख रुपया। कैसे रहेगी सर, 5 लाख शेयर्स रहेंगे 10-10 रुपए के। अब अगर मैं पैसे लगाना चाहता हूं तो कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी प्रोस्पेक्ट्स इशू करेगी और लोगों को बोलेंगे आ जाओ हमारी कंपनी में पैसा लगा लो। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक को बोलेगी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो वही जो स्पेसिफिक मेंबर्स है वो इस कंपनी में लगा देंगे, क्योंकि वो बंदे अलग है, कंपनी अलग है। ये हमने कल पढ़ा था। इन शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं, इनको ओनर्स भी बोलते हैं, इनको मेंबर्स भी बोलते हैं। बट इनका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इनका पैसा कंपनी में लगा होता है। कंपनी के ऑपरेशंस टोटली डिफरेंट होते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स चलाते हैं। तो हमने पढ़ा था ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। शेयर आया समझ में, शेयर क्या होता है, हाँ सर शेयर समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द कैपिटल, ताकि लोग उसको खरीद सके। ठीक है। तो ये हमने बोल दिया। और एक चीज जो है आप बहुत बार पढ़ोगे, दो वर्ड्स आपको आएंगे तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि आपको पता होना चाहिए। एमओए और एओए आप बहुत बार पढ़ोगे। एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब किसी कंपनी को रजिस्टर करना होता है तो उनको आरओसी में ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं पहले ही, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेजरली 6 क्लॉजेस है, 6 क्लॉज है। मैं ये 6 क्लॉज यहां पे लिख दिया हूं, इससे आपको समझ आएगा कि क्यों ये भरना पड़ता है। सबसे पहला क्लॉज होता है नेम ऑफ द कंपनी। जो ये प्रमोटर है, जब ये इसी कंपनी को रजिस्टर करना होता है तो आरओसी इनको बोलता है कि भाई ये दो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एमओए और एओ, ताकि हमें पता चले आप क्या करना चाह रहे हो। तो पहले एमओए में क्या होता है, नेम क्लॉज। आप बता दो आपकी कंपनी का नाम क्या हो। जैसे कल हमने कंपनी बनाई थी अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हम बोलेंगे कि हम जो ये कंपनी खोलना चाहते हैं इसका नाम रहेगा अरमानी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा चीज है हमें बताना है, इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस होगा, कंपनी का एक रजिस्टर्ड हेड ऑफिस होता है। उसकी बहुत जगह पे ब्रांच हो सकती है, बट एक हेड ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ भी होगा, आरओसी का नोटिस, किसी का नोटिस आ जाए तो वो उसके हेड ऑफिस पे आ जाए। तो हमें बोलना पड़ता है कि इसका एड्रेस क्या होगा। जैसे मैं बोलूंगा इसका एड्रेस रहेगा सेक्टर 55 नोएडा। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब इसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसकी शेयर कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, वही ऑथराइज शेयर कैपिटल वाली बात, क्या रहेंगे, इक्विटी रहेंगे, प्रेफरेंस है, जो मैं आगे बोलूंगा इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है, ऑब्जेक्ट्स बताने सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी अब अलग है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके ओनर्स अलग है। तो कल को कुछ भी करेगी कंपनी करेगी तो आरओसी बोलता है कि हमें देखना है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर लाइन ऑफ एक्टिविटी, तुम क्या काम करना चाहते हो, व्हाट इज योर स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, तुम कहां का, क्योंकि जो लोग फिर कल को इस कंपनी में पैसा लगाएंगे उनको पता होना चाहिए, कि आप क्या करना चाह रहे हो। और आरओसी भी अपने पास एमओई रखेगी, क्यों, कल को तुमने कोई और काम कर दिया तो तुम्हें कंपनी जैक पकड़ लेगा, तुमने कोई और काम क्यों कर दिया जो आपके एमओई में नहीं है। आप बोलोगे सर अगर बाद में कंपनी ग्रो करना चाहती है तो कुछ और करना चाहते हैं, बाद में करेगी तो उसको अपने एमओएस को और एओएस को चेंज करना होता है। अगर आपको लगता है कि आप बढ़ना चाहते हो बढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके एमओए में वो बात आनी चाहिए। अगर पहले नहीं है तो एमओए को तब अमेंड कर दो। ठीक है। तो ये एमओए फिर बाद में वो अपनी कंपनी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी निकाल देती है, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
उनका सब्सक्रिप्शन क्लास, मतलब कौन वो इनिशियल मेंबर्स है। अगर प्राइवेट कंपनी तो इनिशियली वो 2 मेंबर होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी है इनिशियली 7 मेंबर होने चाहिए। उनका पूरा नाम, उनका साइन, सब कुछ रहना चाहिए, और वो कितने शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वक्त, वो सारा होना चाहिए एमओए में। और लायबिलिटी ऑफ दिस मेंबर्स हमने पढ़ा था, लायबिलिटी हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा उनको कि हमारी लायबिलिटी क्या रहेगी मेंबर्स की। ये सब चीजें वो डिपॉजिट करेंगे आरओसी में, और उसके बाद आरओसी देखेगा कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना, नाम किसी के साथ मैच तो नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स जो है इस कंपनी के वो इलीगल तो नहीं है, लीगल होने चाहिए। उसके बाद वो उनको रजिस्ट्रेशन देता है और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। उसके साथ साथ उनको देना पड़ता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये एमओए में बहुत सारी क्लॉज होते हैं, बट ये 6 क्लॉजेस मैंडेटरी होते हैं जो कंपनी ने देने होते हैं। ये ब्रॉड चीज है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या ना, बहुत डिटेल में होता है। इसमें क्या होता है कि एक एक चीज कंपनी के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रॉडली बोला अपने ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं कंपनी खोलूंगा रेडीमेड गारमेंट का, मैं बोलूंगा रेडीमेड गारमेंट का मैं काम करूंगा, तो ये मैं ऑब्जेक्ट्स में बोलूंगा, ठीक है, एमओए में। तो ये तो मैंने छोटा बोल दिया, तो उसमें ज्यादा कहानी नहीं लिखते हैं। बट आर्टिकल्स एसोसिएशन में बहुत डिटेल में लिखूंगा कि मैं क्या करूंगा। शायद अब मुझे लगेगा कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया कल, तो मुझे लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इधर लिखूंगा हम लॉजिस्टिक्स का काम भी करेंगे, कटिंग का काम, डाई क्लीनिंग का, कुछ भी जो मुझे लगेगा रेडीमेड गारमेंट के कंटेक्स्ट में, या उसके बगैर भी मैं उसमें डाल दूंगा। क्योंकि कल को मैं वो काम करूंगा, फिर बोलेंगे तुम कैसे कर दिया, तुम्हारे एमओए में तो नहीं था। तो वो सारी चीजें आर्टिकल्स में आते हैं। मेरा ऑफिस टाइप कब खुलेगा, क्या चीज रहेगा, कोरम कब होगा, मीटिंग्स का क्या प्रोसीजर रहेगा, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेगा, बहुत सारी चीजें वो आर्टिकल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एमओए आपको बहुत बार आएगा, तो जरूरत मुझे महसूस हुई कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एमओए में हम बोलते हैं कि हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, ठीक है। तो शेयर समझ आया, हाँ सर शेयर समझ आ गया हमें, शेयर होल्डर हमें समझ आ गया, एमओए हमें समझ आया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें समझ आ गया, ठीक है। तो जब ये गए प्रमोटर्स आरओसी में, तो इन्होंने क्या करा दिया, रजिस्टरिंग करा दी कंपनी की। वहां इन्होंने बोला कि हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, मैं यहां पे लिखूंगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो हमने बोला सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल हमें रहेगा 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, विच इज इक्वल टू ₹50 लाख। मतलब the company is authorized to raise this much capital from public or through its members. If it is a private company, then it will not be public, it will be only those restricted people, which can be maximum 200. तो उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्योंकि अब ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, तुम देखो मैंने क्या किया, रजिस्टर करा दिया अपने आप को, कंपनी को, कंपनी में मतलब आरओसी में रजिस्टर करा दिया कि मेरी कैपिटल, इसको दूसरा नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। क्या है इसका दोनों नाम, रजिस्टर्ड शेयर, क्योंकि मैंने आरओसी में रजिस्टर करा दिया कि मेरा इतना कैपिटल रहेगा। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे वहां पे फी देनी पड़ेगी और वो बढ़ाना पड़ेगा। इसका तीसरा नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसके 3 नाम है, नॉमिनल, रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड। तीनों का मतलब एक ही है, द हाईएस्ट अमाउंट विच ए कंपनी कैन रेज थ्रू शेयर्स इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, और नॉमिनल शेयर कैपिटल। यहां पे एक चीज और समझा, 5 लाख इज द नंबर ऑफ शेयर्स, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब हर शेयर का वैल्यू 10 रुपया होगा। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 10 रुपीज ईच, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसका दूसरा नाम है पार वैल्यू। पार का मतलब क्या होता है, बराबर, ना ऊपर ना नीचे, ना एबो ना अंडर, ना ऊपर ना अंडर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, पार वैल्यू, ठीक है। तो इसका फेस वैल्यू है 10, मतलब कल मैंने नहीं दिखाया था काट के कि इसका 10 रुपया है पेज का, उस शेयर का 10 रुपया है, ठीक है। तो 10 रुपया इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अपैरेंटली उस शेयर की वैल्यू कितनी है, फिर बाद में मार्केट में इसका प्राइस बढ़ता है। आप देखते हो अभी रिलायंस का शेयर 2000 रुपया पहुंचा, वो उसका फेस वैल्यू 10 रुपया हो सकता है, बट अभी वो इंक्रीमेंट उसमें होता है, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो वो आप सीख लोगे कैसे शेयर की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। वो आप 2000 पहुंची है, किसी की कम हो सकती है, दैट इज द मार्केट वैल्यू, ठीक है। बट यहां पे जो है वो फेस वैल्यू है, ठीक है। ये हुआ ऑथराइज। उसके बाद दूसरा सेटअप क्या है, कंपनी तो सेटअप क्या है, कंपनी बन गई। अब क्या है, हमारे पास ऑथराइजेशन आ गए कि हम लोगों से 50 लाख रुपया ले सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10 रुपया। कल को मेरी वाली एग्जांपल लेते, तो हम बोलते हैं कि नहीं यार 50 लाख तो हमें अभी नहीं चाहिए, कंपनी को अभी इनिशियल स्टेज करना है, इनिशियल स्टेज है, तो हमें 50 लाख नहीं चाहिए, हमें अभी चाहिए 20 लाख। सपोज क्या चाहिए, हमें 20 लाख रुपया चाहिए। कितने चाहिए, 20 लाख रुपये। तो हम क्या करते हैं,
हम पब्लिक में प्रोस्पेक्ट, अगर सपोज पब्लिक कंपनी है तो हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स निकालते हैं और लोगों को बोलते हैं आ जाओ हमारी कंपनी में पैसा लगा। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वो क्या करते हैं फिर इश्यू करते हैं शेयर्स को लोगों में कि लोगों आ जाओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। अब मैं यहाँ पे प्राइवेट को छोड़ के पब्लिक की बात करूंगा यहाँ पे, बट प्राइवेट में भी वैसे ही हो जाएगा। तो अब क्या करता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल आ गया, अब हम काम कर सकते हैं, नाउ द कंपनी कैन वर्क। ठीक है, अब कंपनी को पहले, सबसे पहले क्या चीज चाहिए सर, कंपनी को फंडिंग चाहिए। ठीक है, कंपनी को जब फंडिंग चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपनी प्रोस्पेक्ट्स लेके लोगों को एडवर्टीजमेंट करेगी कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगा दो, ये है हमारा मेमोरेंडम एसोसिएशन, ये हमारा नाम रहेगा, ये हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव्स है, हम ये चीज करेंगे, ये चीज करेंगे, और अच्छे से उसको मतलब ड्राफ्ट करेंगे ताकि लोग मतलब मोटिवेट हो जाए, लोग इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो हमारी कंपनी में पैसा लगा दे। उसके बाद हम बोलेंगे हमारे इनिशियल सब्सक्राइबर्स के, हम बोलेंगे कि ये बंदा है, इसके इतना एक्सपीरियंस है, इसने ये है, ये इतना ऑनेस्ट है, ये सब कुछ, वो मतलब नॉट कि हम उसमें लिखेंगे ये चीज, बट हम ऐसे ऐसे बंदों को सब्सक्राइबर रखेंगे, इनिशियल सब्सक्राइबर्स, ताकि लोगों को लगे कि इस कंपनी में अच्छे लोगों ने पैसा लगा दिया है, इस लोग कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं, तो ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव, इसका बिजनेस आइडिया, इसका रेवेन्यू मॉडल इज वेरी गुड, वेरी अट्रैक्टिव, तो वो उसमें पैसा लगाएंगे। तो ये सब लगा के मेमो ये देके हम लोगों को एडवर्टीज करेंगे कि वो आ जाओ हमारी कंपनी में पैसा लगा लो। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि अब हमें क्या लगता है, हमें लगता है हमें 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो हम बोलेंगे इस 5 लाख शेयर में से हम क्या करेंगे, इस 5 लाख शेयर में से अभी हम क्या करेंगे, 2 लाख शेयर्स इशू करेंगे, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 20 लाख रुपया हम पब्लिक में इशू करेंगे। हम लोगों को बोलेंगे कि हमें अभी 20 लाख रुपया पैसा चाहिए, ये हम 2 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने सर इशू कर दिया, हमने इशू कर दिया। ठीक है, पहले मैं इस चीज को कवर कर लेता हूं, ये ऑथराइज थी हमारी 5 लाख, बट अभी हमें लगता है कि हमारी ऑपरेशन बहुत स्मॉल लेवल पे है, हमें अभी उतना पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सिर्फ 2 लाख शेयर्स मार्केट में निकालते हैं, लोगों को बोलते हैं आज आप खरीदो हमारे शेयर, 2 लाख शेयर हम मार्केट में ले रहे निकाल रहे हैं, अगर तुम्हें खरीदने हैं तुम ये 2 लाख शेयर खरीद सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, अब स्कूल का याद करो, स्कूल में क्या एडमिशन नोटिफिकेशन निकलते हैं, हमारे पास इतनी वैकेंसीज है, आजा तुम लोग अप्लाई करो, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर लोग जैसे हम स्कूल में अप्लाई करते हैं, यहां पे क्या होगा, सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब होगा, इसमें से इशूड में से लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। हो सकता है कि सारे लोग 2 लाख के 2 लाख शेयर्स ना खरीदे, हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो मेरे आए जाए, उनको अभी उस कंपनी में उतना ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है वो कम हो, सपोज वो 1,50,000 ही शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर दिया, अगर लोगों ने अभी तक 1,50,000 शेयर्स ही अप्लाई कर दिए, मैं एक कट ऑफ डेट दूंगा कि मेरा आईपीओ जो रहेगा या जो पब्लिक ऑफर रहेगा तो वो इस पीरियड तक रहेगा। सपोज मैंने 1 अप्रैल को निकाल दिया और मैंने मेरा किसी भी इंसान को लेना है तो 30 जून तक अप्लाई करो, 30 जून तक जो मैं देख रहा हूं अभी तक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जितने आ गए वो 1.5 लाख शेयर्स आए हैं ऑफ ₹10 ईच। लोगों ने क्या किया है, 1.5 लाख शेयर्स सब्सक्राइब कर दिए, 1.5 लाख शेयर्स सब्सक्राइब कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, 10-10 रुपए के शेयर उसने सब्सक्राइब कर दिए। अब यहां पे कंपनी के पास एक और चॉइस है, कंपनी को अगर लगता है कि मुझे ये 20 लाख, उसने टारगेट रखा था कि टोटल में रेज करूंगा इनिशियली, और अगर उनको लगता है अब कितना होगा, 1.5 लाख शेयर 10 रुपए के कितना होगा, 15 लाख रुपया मुझे मैक्सिमम आ सकता है। पहले तो मैंने सोचा था 20 लाख की इश्यू निकालूंगा, बट वहां पे पता चला कि 2 लाख की जगह 1.5 लाख ही सब्सक्राइब होगा, तो मैं 1.5 लाख की इश्यू कर सकता हूं, क्योंकि 50,000 तो है ही नहीं, कोई टाइम भी निकल गया, तो अब इस वक्त मैं कितना निकाल सकता हूं, 1.5 लाख शेयर ₹10, टोटल कितना हुआ, 15 लाख। और अगर कंपनी को लग रहा है कि ये 15 लाख रुपया मुझे आज ही नहीं चाहिए, मुझे आज 5 लाख चाहिए, 2 महीने बाद 5 लाख चाहिए, और 3 महीने बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, कंपनी ये सारा 10 रुपया एक साथ नहीं मंगाती है, कंपनी ये 10 रुपया एक साथ नहीं मंगाती है, कंपनी ये पैसा एक साथ नहीं मंगाती है इनिशियल स्टेज पे, हो सकता है मंगा ले, बट अगर वो चाहिए, उनको लगता है कि अभी एक साथ में पैसा नहीं चाहिए, क्यों हम लोगों को शेयर होल्डर्स का पैसा ब्लॉक करके रखे, अभी हमें स्टार्ट ही करना है काम, अभी हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक साथ नहीं मंगाते हैं, तो बोलते हैं तुम एप्लीकेशन पे 3 रुपया दे दो, क्या देते हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपया दे दो, अलॉटमेंट पे 4 रुपया दे दो, तो यहां पे फिर 3 रुपया आप
फाइनल कॉल पे दे दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां पे मैंने 3 स्टेज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिए। एक मैंने बोला एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे नंबर ऑफ कॉल ज्यादा हो सकते हैं। यहां पे समझने लेने की बात आप लोगों के लिए यह है कि कंपनी ये 10 रुपया एक साथ नहीं मंगा सकती है। जब मैंने प्रोस्पेक्ट्स इशू कर दिया, मैंने आईपीओ निकाला, मैंने लोगों को बोला कि आप लोग मेरे 2 लाख शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है, आप लोग मेरे 2 लाख शेयर्स खरीद सकते हो जिनका वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया होगा, ठीक है। तो उधर मैंने बोला कि जब तुम अप्लाई करोगे, जब तुम अप्लाई करोगे एप्लीकेशन के वक्त तुम्हें क्या करना है, 3 रुपया देना है। कितना देना है, 3 रुपया। तो सपोज अगर एक बंदा मैं हूं, मैं 10,000 शेयर लगाऊंगा, मैं 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करूंगा, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, मुझे 30,000 रुपये देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो बैंक अकाउंट डिटेल दी होगी कंपनी ने, बैंक अकाउंट डिटेल दी होगी, तो उस बैंक अकाउंट में मुझे 30,000 रुपए जमा करना है और वो स्लिप पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म मुझे कंपनी में जमा करना है। तो कंपनी ने बोला कि जो जो बंदा पैसा लगाना चाहता है एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपया दो। तो एप्लीकेशन समझ आ गया। कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस निकाला, लोग जब सब्सक्राइब करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, स्कूल आप एडमिशन लेते हो ना, फिर वहां पे क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म 500 रुपया रहेगा। यहाँ पे उस कंटेक्स्ट में नहीं है, यहाँ पे दूसरे कंटेक्स्ट में तुम लोगों ने पैसा देना है ना, तुमने सब्सक्राइब करना है 10 रुपये का शेयर। तो आज क्या करो, जब अप्लाई करोगे उस वक्त तुम्हें 3 रुपया देना है। हमें यह भी देखना है कि तुम इंटरेस्ट हो कि नहीं है। तो एप्लीकेशन के वक्त तो 3 रुपया देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गई, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गई। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, उन्हें अप्लाई कर दिया, अब उनको हम अलॉट करेंगे, उनको हम वो अप्लाई करेंगे। स्कूल में क्या होता है, पहले क्या करते हो, अप्लाई करते हो, उसके बाद एडमिशन अलॉट किया जाता है पहले, क्योंकि वो देखते हैं कि ज्यादा एडमिशन के लिए एप्लीकेशन ना आ जाए। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली अलॉट कर लेते हैं, पहले बोलते हैं कि दे दो, तुम अप्लाई कर दो, क्योंकि हो सकता है कि 2 लाख से ज्यादा आ जाए, बट आप 2 लाख से ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास वैकेंसी अभी 2 लाख की है। आप बोलोगे नहीं वैकेंसी 5 लाख है, ऐसा नहीं होता है। मैं आगे बता देता हूं, ठीक है। आप स्कूल का भी याद रखो, अगर आप स्कूल की वैकेंसीज है 200 वैकेंसीज है और अगर 300 बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या वो 300 बच्चों का एडमिशन करेंगे, नहीं सर, वो 200 ही करेंगे, बाकी 100 को रिजेक्ट करेंगे। कुछ क्राइटेरिया वो सेट करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स या कुछ भी, बाकी उनको वो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये मतलब है वो डायरेक्टली अलॉट नहीं करते, पहले बोलते लोगों को अप्लाई करो, उसके बाद देख लेते हैं ज्यादा लोगों ने तो नहीं किया, कम लोगों ने नहीं किया, कोई क्राइटेरिया मीट तो नहीं कर रहा है, उसके बाद वो क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। जो ही वो शेयर होल्डर को अलॉट करेंगे, सपोज मुझे मैंने 10,000 के लिए अप्लाई किया और मुझे 10,000 के 10,000 शेयर मिल गए, तो वो कंपनी मुझे अलॉटमेंट लेटर दे देगी, बोलेगी हमने तुम्हें शेयर अलॉट कर दिए 10 रुपए के, अब तुमने 3 एप्लीकेशन में दे दिए थे, अब 4 रुपया और अलॉटमेंट में दे दो, फिर मुझे 4 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज अभी तक कंपनी ने अभी 3 रुपया एप्लीकेशन पे और 4 रुपया अलॉटमेंट पे, टोटल कितना हुआ, 7 रुपया उन्होंने मंगा लिया। कितना मंगा लिया, एक शेयर पे अभी तक 7 रुपया। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1.5 लाख। 1.5 लाख इंटू 7 कितना होता है, 7, 3.5 लाख, 10,50,000। तो 10,50,000 अभी तक मैंने मंगा लिया है। तो 10,50,000 जो मैंने मंगा दिया है अभी तक, क्योंकि आप 1.5 लाख ही शेयर है, 2 लाख तो भूल जाओ, 1.5 लाख शेयर पे अभी एप्लीकेशन पे 3 रुपया आया है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया। अभी ये फाइनल कॉल मैंने नहीं किया है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या था, जब जब फिर पैसों की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है फिर बोलेगी 2 रुपया दे दो, फिर 1 रुपया, मैक्सिमम तो 10 रुपया ले सकते हैं। तो जब जब वो बोलेंगे उनको कॉल्स बोलते हैं, शेयर कॉल्स बोलते हैं। तो शेयर कैपिटल में पैसा लेने का 3 स्टेज है, एक एप्लीकेशन है, दूसरा अलॉटमेंट है और तीसरा शेयर कॉल है। शेयर कॉल 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 हो सकती है, ठीक है। एप्लीकेशन जब फॉर्म भरते हो, अलॉटमेंट जब कंपनी अलॉट करती है, और फाइनल कॉल जब कंपनी को पैसे की जरूरत लगती है तो बोलती है। तो अगर अभी तक मैंने ये 7 रुपया ही मंगा लिया है, एप्लीकेशन पे 3 और 4 कितना हुआ, 7 रुपया मैंने मंगा लिया। अब टोटल 1.5 लाख की शेयर है, क्योंकि वो 5,000 तो आए नहीं, तो टोटल कितना हुआ, 10,50,000। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हुआ, सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुआ 15 लाख। सब्सक्राइब्ड कितना हुआ, 15 लाख की कैपिटल सब्सक्राइब की है। इश्यू कितनी थी, सर इश्यू 20 लाख थी। ऑथराइज कितनी थी, ऑथराइज, ये अच्छे से ये इस दिमाग को ना अपने दिमाग में फिट कर दो, ये पूरा निचोड़ है उस शेयर कैपिटल का, इसको अपने दिमाग में डाल दो। ऑथराइज 50 लाख, उसमें से इश्यू कर दिए 20 लाख, उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब किया 15 लाख, और 15 लाख से मैंने अभी कॉल्ड अप कैपिटल कितना किया, 10,50,000।
मुझे बता दो, अगर मैंने 10,50,000 सब्सक्राइब कॉल कर दिया, कॉल नहीं की, कितना नहीं किया मैंने अभी सर, 3 रुपया मैंने अभी तक नहीं मंगा लिए। 1.5 लाख शेयर पे 3 रुपया कितना हो गया, 4.5 लाख। 4.5 लाख मैंने अभी तक नहीं मंगा लिया है। इशूड कैपिटल में से, सब्सक्राइब कैपिटल में से जो अभी तक मैंने नहीं मंगाया, वो क्या हुआ सर, जो मंगाया है वो कॉल्ड अप, हमने कॉल कर दिया। जो हमने नहीं मंगाया उसको अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। तो समझ आ गया, ये 3 और 4 रुपया जो है, 3 + 4 7 रुपया, और ये 3 रुपया कॉल वाला जो है, दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल। अब हो सकता है कि इसमें क्या है, एप्लीकेशन वक्त वो सारे लोगों ने पैसे दिए, उन 1.5 लाख ने पैसे दिए, तभी तो मैंने उनको अलॉट कर दिया। हो सकता है अभी अलॉटमेंट का पैसा नहीं आ जाए, तो कॉल्ड अप है। उसके बाद क्या आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दिस। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है, अगर शेयर 10 रुपये का है, अगर शेयर 10 रुपये का है और 10 रुपये के 10 रुपये आ गए, तो वो क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। अगर अनकॉल्ड कैपिटल है, अगर अनकॉल्ड कैपिटल है, अभी तक आधा पैसा नहीं मंगा, तो डेफिनेटली शेयर क्या होगा, शेयर क्या हो सकता है, फुल्ली पेड अप हो सकता है या पार्टली पेड हो सकता है। फुल्ली पेड, पार्टली पेड। देखो, अगर मैंने सारा पैसा मंगा लिया है, 15 लाख का 15 लाख मंगा लिया है, तो वो, और लोगों ने सारा पैसा दे दिया है, तो वो क्या बनेगा, शेयर फुल्ली पेड। अगर मैंने आधा पैसा मंगाया तो डेफिनेटली पार्टली पार्टली पेड होगा। और दूसरा ये भी हो सकता है, मैंने फुल मंगा लिया बट अभी कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है, अभी कुछ लोगों ने पैसा, सपोज यहां पे मैंने अगर फुल मंगा लिया, तो कॉल्ड कैपिटल भी 15 लाख होता है, और इसमें से हो सकता है लोगों ने फुल पैसे नहीं दिए, सपोज किसी ने अभी शेयर कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अगर कोई पैसा अभी तक नहीं दिया है, हमने कॉल कर दिया है बट उसने अभी तक नहीं दिया है, दैट इज अमाउंट इन एरियर्स या कॉल्स इन एरियर्स। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पार्टली पेड अप रहेगा। क्या रहेगा, पार्टली पेड अप। और जब पूरा पैसा दिया जाएगा 10 रुपीज, तो वो बनेगा फुल्ली पेड अप। ये अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। तो समझ आई बात। ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड में हो सकता है कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। और अगर कॉल पूरा कर दिया तो हो सकता है कुछ लोगों ने पूरा पैसा दिया, तो वो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और हो सकता है कुछ लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया, तो सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप आएगा। ठीक है, ये तो मैंने कवर कर दिया। अब मैं यहां पे देखो, ऑथराइज शिफ्टेड कैपिटल दो तरह की हो सकती है। इशूड, मैंने 3 लिखा है, इशूड, अनइशूड, रिजर्व कैपिटल। इसको मैं फॉर द टाइम नहीं छोड़ता हूं। अगर सपोज मैं बोलता हूं 50 लाख की कैपिटल है और मैंने 20 लाख रुपया इशू कर दिया, तो मैंने इशू, अनइशू कितना है सर, अनइशूड 3 लाख है, 30 लाख है। मतलब मेरी ऑथराइज कैपिटल का अभी 30 लाख रुपया है जो मैंने अभी इशू नहीं कर दिया, इसको अनइशूड कैपिटल बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मिनट के लिए फोकस कर दो, रिजर्व कैपिटल। अभी तक तुम लोगों ने पार्टनरशिप में रिजर्व पढ़ लिया है। रिजर्व में क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, कि सर लोग क्या करते थे, पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, जिसका मकसद होता है कल को कहीं पे जरूरत लगेगा तो हम वहां से यूज कर सकते हैं। हम अपने प्रॉफिट्स को पूरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट्स को रिटेन करते थे बिजनेस में, तो उनको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। कल को पैसा कहीं पे काम आएगा तो वहां से लेंगे। अगर पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करें तो हो सकता है पार्टनर ड्रॉइंग की जरूरत में निकाल देगा और हमारे पास रेडीली अवेलेबल कैश नहीं रहेगा, तो हम रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। ठीक है, वो होता है रिजर्व। कंपनी में भी इसी तरह से हो सकता है, प्रॉफिट्स को रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उनको रिजर्व्स बोलते हैं। बट ये क्या है, रिजर्व कैपिटल। तो दो चीज है यहां पे, आप अभी सुनोगे, ये मैं रब करता हूं, इसको नोट कर देना। मैं अभी इस चीज को यहां पे डिस्कस करता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका डाउट होता है लोगों को, तो इसको मैं यहां पर ही टैकल कर लेता हूं और ये टेंशन हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक रिजर्व्स होते हैं और दूसरा रिजर्व कैपिटल होता है। रिजर्व का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है। प्रॉफिट्स विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा सर, हाँ बहुत सिंपल है। प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया उसको रिजर्व बोलते हैं। अब रिजर्व कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल, द कैपिटल विच हैव बीन रिजर्व्ड। ये लिटरल मीनिंग होगा, इसको ऐसे ही याद रखो, रिजर्व कैपिटल, द कैपिटल विच हैज बीन रिजर्व्ड। अच्छा, तुम में से कौन बाइक चलाता है या गाड़ी चलाता है, सर बहुत सारे हैं जो गाड़ी और बाइक, गाड़ी में या बाइक में कुछ कंसेप्ट होता है रिजर्व ऑयल, सर हाँ बाइक में होता है रिजर्व ऑयल।
तो टैंकी का कुछ हिस्सा होता है जो अलग रहता है, बाइक में मुझे आइडिया नहीं है, बट गाड़ी में एक मीटर लगा होता है, उसके नीचे अगर जाता है तो गाड़ी सिग्नल देती है कि तुम्हारा ऑयल कम हो गया, ठीक है। बाइक में शायद ज्यादा अच्छा फीचर होता है, मैंने कभी चला ही नहीं है, कि वो उसमें रिजर्व रहता है और जब इमरजेंसी होगी तो तब उसको यूज करके अपने जाए मुकाम तक पहुंच सकते हो, उसको रिजर्व ऑयल बोलते हो। इसी तरीके से रिजर्व कैपिटल, मतलब हमारी जो कैपिटल 50 लाख थी, अगर हम डिसाइड करेंगे कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, सपोज मैं यहां पे डिसाइड करूंगा कुछ भी हो, मैं ऐसे बाइफरकेट करूंगा, 20 लाख अभी इश्यू करूंगा, 25 लाख अभी फ्यूचर में इश्यू करूंगा, और 5 लाख में रिजर्व कैपिटल रखता हूं। ऑथराइज कैपिटल में मैं 5 लाख रुपया रिजर्व कैपिटल रखता हूं, रिजर्व कैपिटल रखता हूं। इसका मतलब क्या है, ये जो कैपिटल है ये मैं अभी बिल्कुल इश्यू नहीं करूंगा, ये मैं इश्यू बिल्कुल नहीं करूंगा, ये तो मैंने अनइश्यूड बोल दिया था, मतलब कभी करूंगा। रिजर्व कैपिटल का मतलब है मैं कभी इश्यू नहीं करूंगा, सिर्फ एक मौका पे। कब? कैपिटल विच इज रिजर्व्ड aside and can be called only at the time of वाइंडिंग अप। पार्टनरशिप में क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप जब खत्म होती है उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बट कंपनी जब बंद करनी होती है उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं, और बाद में जब बंद होती है उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस एक्चुअली। तो वाइंडिंग अप जब कंपनी, अगर कंपनी बंद करनी पड़ेगी और उस वक्त अगर हमें लगेगा कि क्रेडिटर्स को हो सकता है तब हमें पैसा देना पड़ेगा, तो हम अभी कैपिटल का कुछ पार्ट बोल सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने 10 रुपए का शेयर किया, आपने बोला 1 रुपया जो होगा वो रिजर्व कैपिटल होगा, या आप टोटल में भी बोल सकते हो कि ये रिजर्व कैपिटल होगी 5 लाख, बट तब आप लोग को बोलने पड़ेगा कि कौन कौन बंदा है, वो जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स है, हो सकता है कि वो ये 5 लाख रुपया दे दे, तो उनके लिए बारे में लगता है 1 लाख रुपया आपने तब देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। द कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अगर हमें पैसे कम पड़ रहे हैं क्रेडिटर्स को देने के लिए। समझ आई बात? रिजर्व कैपिटल एक होता है रिजर्व कैपिटल, इसके बाद एक होता है रिजर्व। तो नॉर्मली जितने भी रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। रिजर्व समझ आया, द प्रॉफिट विच हैव बीन ट्रांसफर्ड रिजर्व। रिजर्व कैपिटल समझ आया, द कैपिटल विच हैव बीन रिजर्व। और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है, वो रिजर्व विच हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। वो तुम आगे पढ़ोगे कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं और रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्या होता है, या तो आप लोगों को पता होगा। तो कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है। रिजर्व कैपिटल विच हैज बीन set aside and which will be called upon only at the time of winding up, and reserve the profits which have been transferred to reserves are called as reserves, ठीक है। ये बेसिक फंडा था ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड। और इसमें एक और चीज याद रखना, इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपने बोला है कि हम इतने ही ऑथराइज है, तो क्या आप इशू से ज्यादा कर सकते? नहीं सर, इशूड क्या, ये ऐसे चलेगा, ऑथराइज ज्यादा होगा, इशूड कम होगा। और जितना आपने इश्यू कर दिया, सब्सक्राइब्ड उससे ज्यादा हो सकता है? नहीं सर, सब्सक्राइब्ड उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है लोग उसको अप्लाई करें ज्यादा, बट हम उनको वापस करेंगे। बट एट द एंड क्या होगा फिर, इशूड और सब्सक्राइब्ड बराबर होगा, या सब्सक्राइब्ड इशूड से कम हो सकता है। किसी भी सूरत में सब्सक्राइब्ड इशूड से ज्यादा नहीं हो सकता, आप उनको अलॉट नहीं कर सकते। तो ऑथराइज्ड से कम इशूड होगा, इशूड से कम सब्सक्राइब्ड होगा, और सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या आप उतना पैसा कॉल करोगे जितना लोगों ने अप्लाई नहीं किया? नहीं सर, हम तो मैक्सिमम उतना ही कर सकते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल से, और कॉल्ड अप के बाद भी सब्सक्राइब्ड फुली पेड, इससे कम ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता। हायरार्की में चलेगा, इशूड इससे कम होगा, सब्सक्राइब्ड इससे कम होगा, कॉल्ड अप इससे कम होगा, सब्सक्राइब्ड फुल पेड इससे कम होगा, ठीक है। या बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है हायरार्की से, ठीक है। ये हो गया आपका शेयर कैपिटल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, ये तो था कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तुम बहुत बार सुनोगे, ऑथराइज्ड ये सबने बता दिया। अब मैं एक और चीज बोलता हूं तुम लोगों को, नेचर एंड क्लास ऑफ शेयर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जो शेयर्स होते हैं किस तरह के होते हैं, ठीक है। अभी हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा कि कैपिटल या तो ऑथराइज हो सकती है, फिर इशूड आता है उसमें, फिर सब्सक्राइब्ड आता है, फिर कॉल्ड अप आता है, फिर सब्सक्राइब्ड आता है। ये हमें अकाउंटिंग में भी काम आ जाएंगी, अकाउंटिंग में ही ज्यादातर काम आ जाएंगे हमें, जब हम अकाउंटिंग करेंगे वहां पर भी ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो शेयर्स होते हैं, हमने जो बोला कंपनी जो पैसा लेती है लोगों से इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स लेती है,
तो ये शेयर्स किस तरह के होते हैं? ये शेयर्स दो तरह के होते हैं। ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। कंपनी जो लोगों से पैसा लेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम इक्विटी शेयर्स, क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स। और दूसरों के बोलते हैं रेफरेंस शेयर्स, ठीक है बेटा। हाँ सर, तो शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में जो बंदा सब्सक्राइब करेगा उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, और उन्हीं को बोलते हैं ओनर। तो ये दोनों जो ये परचेज करेंगे वो ओनर्स ऑफ द कंपनी है, इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर। अब हम देखेंगे इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो पहले मैं प्रेफरेंस शेयर बोलता हूं क्योंकि कंपनीज एक्ट भी वैसे बोलता है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे तरजीह देना, किसी चीज पे प्रायोरिटी देना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस देना। वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है, वो कैप्टन उस प्लेयर को प्रेफरेंस दे रहा है ना, ठीक है। तो मतलब इस शेयर में कुछ खुसूसियत है, इसको प्रेफरेंस मिलती है। कहां पे प्रेफरेंस मिलती है? दो जगह पे इसको प्रेफरेंस मिलते हैं। प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। आपको मैंने परसों बोला कि ये जो लोग पैसा लगा देंगे शेयर्स में, इनको क्या मिलेगा? इनको दो चीजें मिलती हैं। अच्छा, इसमें छोड़ दो, अगर बिजनेस में कोई बंदा पैसा लगाता था तो उसको क्या मिलता था? सर उसको प्रॉफिट मिलता था। वो प्रॉफिट हम लास्ट में एट द ईयर एंड ट्रांसफर करते थे टू द कैपिटल ऑफ दैट पार्टनर ओनर। और जब पार्टनरशिप होती थी वहां पे भी होता है, वो दो बंदे बिजनेस करते थे, लास्ट में प्रॉफिट आता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वैसे उनका फायदा होता था। And when we came to the company, the concept of the company is that the management will be different from the owner. Owner has to just invest the money in the shares. It's just like तुम शेयर में खुद इन्वेस्ट करते हो आजकल। अगर किसी को तुम लोगों में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, एक कंसेप्ट है अभी म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स का बहुत कंसेप्ट है। एक तरीका है कि मैं खुद जाके शेयर में पैसा लगा लूंगा, एक तरीका मैं खुद जाके पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में वो लोग बैठे होते हैं, वो मेरे बेहाफ पे फिर इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो मुझे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स देते हैं। इसी तरीके से कंपनी को भी समझ लो। एक तरीका मैं खुद बिजनेस करूंगा पार्टनरशिप में, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है उस तरीके का कि मैं बिजनेस कर सकूं, मेरे पास उतनी एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई कंपनी खोल रहा है मैं उसमें पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है ना, वो कमा रहेगा तो मुझे भी देगा। अब बात है कि सर मुझे कब देगा वो, तो कंपनी का पैसा देती है फिर अपने मालिक को, शेयर होल्डर को, वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड देते हैं। तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? साल के बाद कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी, जो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो वो सपोज बोले कि हम ₹2 पर शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, ₹2 फेस वैल्यू पे, तो मेरे पास 10,000 शेयर थे, तो मुझे ₹20,000 डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरह से मुझे प्रॉफिट कैसा मिलता है। एक दूसरा चीज है, इस शेयर की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, तो इस तरह से मेरी शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है, और कल को मैं बेचूंगा तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने ₹10 की है, हो सकता है ये फिर 2,000, 3,000 या 150, 50 जो भी होगा उस वैल्यू में मार्केट में फिर बिक जाएगी। तो इस तरह से मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इस दो तरीके से मेरा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या कहना है, तो दो चीजें होते हैं प्रेफरेंस शेयर में, दो प्रेफरेंस है। एक प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, तो वो कंपनी जब डिविडेंड देगी, तो अगर उस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स भी है, इक्विटी शेयर्स में, सबसे पहले डिविडेंड किनको दिया जाएगा? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तब इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। तो एक पहली प्रेफरेंस को क्या मिलेगा? प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। दूसरा इनको मिलेगा प्रेफरेंस एट द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अभी मैंने आपको बेटा एक चीज बोली थी, वाइंडिंग अप, फिर डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन जो होता है उसको दूसरा नाम क्या आता है? लिक्विडेशन भी बोलते हैं। मतलब कंपनी जब बंद करते हैं उसको हम कंपनी को लिक्विडेट करना बोलते हैं। तो कंपनी जब बंद हो जाएगी, जब पार्टनर्स का बंद हो जाता था बिजनेस, तो हम क्या करते थे, जितनी भी कैपिटल होती थी उनकी, उनको वो पैसे देते थे जिनका उनका पैसा बिजनेस में पड़ा होता था। दैट इज वी आर जस्ट रिपेइंग देयर कैपिटल। इसी तरीके से जब कंपनी बंद हो जाएगी तो कंपनी में लोगों का पैसा लगा है, सपोज आउटसाइडर्स को हमने सारा पैसा दे दिया, उसके बाद लोगों का पैसा जो बड़ा था, बड़ा मतलब लोगों का बोले तो ओनर्स का पैसा जो पड़ा था बिजनेस में, अब वो उनको दिया जाएगा। अब इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर भी, और जो पैसा है
सबसे पहले लाइन में कौन रहेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेगा। जब उनको पैसे देंगे उसके बाद अगर कुछ पैसा मिलेगा तो इक्विटी शेयर्स के, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब कंपनी बंद हो जाएगी इसके सारे एसेट्स बेच जाएंगे, सपोज वहां पे 10 लाख रुपए आ गए, 10 लाख में हमने कर्जदारों, क्रेडिटर्स, लोन वोन सारा पे कर दिया, 5 लाख रुपया बचा, कितना पीछे? 5 लाख रुपया। अब इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, और सपोज प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख है और इक्विटी शेयर्स 7 लाख है, हमारे पास पैसा कितना बचा है? सर हमारे पास 5 लाख बचा है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया गया 3 लाख रुपया, इनका पूरा हिसाब किया जाएगा, बचा कितना? 2 लाख, वो 2 लाख इन 7 लाख वाले बंदों को दिया जाएगा, जो भी रेशो होगा उस रेशो में दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना है जब रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, अगर कुछ पैसा बचा होगा लिक्विडेशन में, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। और सपोज 5 लाख बचे हैं और प्रेफरेंस शेयर 10 लाख है, तो प्रेफरेंस शेयर को 5 लाख मिलेगा, इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दो प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर को, एक प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, जब पैसे होंगे कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए, प्रॉफिट्स होंगे, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तब इनको डिविडेंड देंगे। दूसरी चीज, जब कंपनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद उस वक्त अगर कुछ पैसे बचे होंगे और लास्ट में ये दो ओनर्स बचे, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का हिसाब पूरा किया जाएगा, और उनका पैसा बचने के बाद अगर कुछ बचा तब वो इक्विटी शेयर को दिया जाएगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मैंने आपको बोल दिया इनकी प्रेफरेंस क्या है। अब मुझे बता दो तुम लोग किसको ज्यादा प्रेफर करते होंगे, इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को? सोचो सोचो और मुझे बता दो, लोग इक्विटी शेयर को ज्यादा लेना चाहते हो कि प्रेफरेंस शेयर को? तुम में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर प्रेफरेंस शेयर ही, प्रेफरेंस तो है, एक तो पैसा भी, डिविडेंड भी पहले मिलेगा, सर हम तो इसी नीयत से पैसा लगा देंगे कि हमें डिविडेंड मिलेगा, तो यहाँ तो डिविडेंड पहले मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ पे डिविडेंड मिल जाए। मतलब अगर कंपनी डिविडेंड देगी और कंपनी में इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर, तो इट इज श्योर कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा नहीं मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा है कि जब कंपनी बंद हो जाएगी और उस वक्त अगर कुछ पैसे बचे हैं तो इट्स मोर लाइकली कि यहाँ पे कुछ पैसा मिल सकता है, अगर कुछ पैसा है तो यहाँ पे चांसेस कम है। बट टू योर अटर सरप्राइज, सबसे ज्यादा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? अब यहाँ के थोड़े से में, ये तो इसके फायदे थे, अब मैं यहाँ के थोड़े से ड्रॉबैक्स बोलता हूँ, थोड़े से ड्रॉबैक्स दोनों चीज के। सबसे पहला ड्रॉबैक, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड रेट होता है ना वो फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो वो उसके साथ लिखती है कि इससे डिविडेंड मिलेगा। सपोज वो बोलेगी 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ऑफ ₹100 ऐसा हो सकता है, ऑफ ₹10, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं, मैं टिपिकल लिखता हूं 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। आजकल की डेट में ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है एनीवेज। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी बोलेगी क्या तुम मेरा प्रेफरेंस शेयर परचेज करना चाहते हो, एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू ₹100 है, और हम क्या तुम्हें देंगे, साल के बाद अगर हम डिविडेंड देंगे तो तुम्हें 10% डिविडेंड मिलेगा, तो उसको बोलते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर। अभी इसके टाइप्स और पढ़ेंगे हम, अभी तक याद रखो। तो यहां पे क्या है, फिक्स्ड है 10%, अगर डिविडेंड मिला तो इनको 10% मिलेगा, अगर डिविडेंड नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। अभी मैं इतना बोलता हूं, इसमें फिर एक और है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कि अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल दोनों सालों का मिलेगा। बट अभी ऐसा इधर फंडा क्या है, 10% डिविडेंड, यहां पे 10% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी है बट कितना ही मिलेगा, जितना उस पर रेट है 10%, पर यहां पे ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर्स को कोई नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 10% की। अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहे तो वो 200%, 300%, 10%, 0% कुछ भी दे सकते हैं। मतलब इक्विटी शेयर के साथ कोई रेट ऑफ डिविडेंड नहीं लिखा होता है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास प्रॉफिट्स 1000 आ गए, 1000 करोड़ आ गए कंपनी के पास, सबसे पहले इनका डिविडेंड लिया जाएगा, सपोज वो 200 करोड़ आ गया, उसके बाद 800 करोड़ पैसा किनका है, इक्विटी शेयर्स का। तो उनको तो सिर्फ वो 200 करोड़ मिलेगा, और बाकी जितना भी पैसा बचेगा वो किनका रहेगा, इक्विटी शेयर्स का। तो इनका डिविडेंड रेट कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ नहीं हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये इनका पैसा उठा के, इज जस्ट लाइक ए कर्ज, इनका पैसा उठा के बाकी जो पैसा बचा वो सारा इक्विटी शेयर्स का। जैसे बैंक का लोन है 10%, उनको लोन दे तो बाकी सारा पैसा इक्विटी शेयर्स का। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन में भी यही एक डिसएडवांटेज है, जब रिपेमेंट हो जाएगी तो इनको कितना मिलेगा, इनका ₹100 है तो इनका ₹100 तो ₹100 ही मिलेगा। सपोज उसके बाद 500 रुपया बच रहा है पर शेयर, तो वो सारा पैसा किनको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को मिलेगा।
तो इधर रिस्क भी है, इधर रिस्क है और इधर रिस्क ज्यादा है, इधर रिस्क बहुत कम है। तो यहां पे मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं उसका ये गोल तो नहीं है कि वो 12th का एग्जाम पास करे। तो अगर आपका वही गोल है आप 12th का एग्जाम पास करो, तो शायद आपको फिर मेरे से ज्यादा है कि आप डायरेक्टली कहीं पर रट्टा लगा लो और कहीं पे पास कर लो अपना एग्जाम जल्दी। क्योंकि मैं जो बिलीव करता हूँ, मैं जिस बच्चों को पढ़ाऊंगा तो वो सबसे बेस्ट प्रोफेशनल अपने फील्ड में निकलेगा, तो मैं उसको उसी एंगल से बहुत सारी चीजों की नॉलेज दूंगा। अगेन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा। यहाँ पे मैंने इसको बोला कि इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा है, तो अगर आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाओगे तो आपका रिस्क ज्यादा है। यहाँ पे रिस्क कम है क्योंकि डिविडेंड पहले इनको मिलेगा और रिपेमेंट में भी पहले इनको मिलेगा। बट अगर यहाँ पे देखो जाएगा, यहाँ पे रिवार्ड जो है, रिवार्ड भी ज्यादा है, यहाँ पे रिवार्ड भी कम है। तो देयर आर टू कंसेप्ट, रिस्क एंड रिवार्ड। मोर द रिस्क मोर द रिवार्ड। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो होता है, बैटिंग वेटिंग जो होती है, बैटिंग इज नॉट ए बिजनेस एट ऑल, बट वहां पे भी क्या था, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड है। अभी आईपीएल आएगा तो आईपीएल की बैटिंग टिपिकली कैसी रहती है कि जो टीम हारती है उसका पलटा भारी होता है। तो वही मोर द रिस्क मोर द रिवार्ड, इट्स नॉट लाइक दैट, इसको बैटिंग के साथ कंपेयर मत करो। पर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपने पढ़ा होगा, मोर द रिस्क मोर द रिवार्ड। जब लोगों को बोलते हैं कि तुम प्रैक्टिस करोगे, अपना बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, जॉब में क्या है, रिस्क कम है बट रिवार्ड भी कम है, उतनी ही सैलरी मिलेगी। और बिजनेस में क्या है, रिस्क ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। तो इक्विटी शेयर में ये दो फीचर है, रिस्क भी ज्यादा है, रिवार्ड भी ज्यादा है। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, सर हम प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगा दे या हम इक्विटी शेयर में पैसा लगा दे। हमें जो अकाउंटिंग करनी है कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। बट अभी मैं आपको कुछ और नॉलेज देता हूँ। अगर आपके पास डाउट आएगा सर लोग पैसा लगाएंगे इक्विटीज में कि इक्विटी में कि प्रेफरेंस में, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इन्वेस्टर। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इन्वेस्टर। जो बंदा पैसा लगाता है, अगर मैं हूं, सब कुछ छोड़ दो, आई एम अ पर्सन, मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्वेस्टर्स का एक हम करते हैं, वी एनालाइज देयर रिस्क पोटेंशियल, वी एनालाइज द रिस्क पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टर। तो हम बोलते हैं कि एक बंदा है कि वो रिस्क एवर्स है, वो डरता है रिस्क से, वो रिस्क से डरता है। तो वो क्या करेगा, अगर मुझे लगता है यार शेयर्स में रिस्क ज्यादा है तो मैं रिस्क शेयर्स में पैसा नहीं लगाता हूं, तो मैं बैंक में एफडी करता हूं, बोलता हूं यार मुझे 7-8% चाहिए, आई एम हैप्पी विद दैट। और उससे ज्यादा अगर मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा ठीक है, बैंक में तो 7-8% मिल रहा है, प्रेफरेंस में अगर डिविडेंड मिलेगा तो 10% मिलेगा और कंपनी अच्छी खासी है, इट इज इन अ पोजीशन अपेरेंटली टू गिव डिविडेंड ऑल द इयर्स, तो यहाँ पे मुझे 10% डिविडेंड मिलेगा। देयर इज अ लिटिल बिट रिस्क कि अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो मुझे नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि तब नहीं मिलेगा बट स्टिल मुझे लगता है मिलेगा। और यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी है, सपोज उसमें 9% होगा, तो मुझे लगता है अगर मैं ज्यादा रिस्क एवर्स हूं, मैं बहुत डरता हूं, मैं बिल्कुल रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूँ, म्यूचुअल सॉरी एफडी करता हूं। तो वहां पे गारंटी है कि 7-8% मिलेगा, चाहे बैंक को लॉस हो जाए, इकोनॉमी कुछ भी हो जाए, बट वो 7-8% बैंक देगा ही देगा। और इसी तरह से अगर उससे ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं तो यहाँ पे, और अगर रिस्क फ्री बंदा है, कोई टेंशन नहीं है उसका, वो कोई डरता वरने की बात नहीं है, रिस्क एवर्स नहीं है, वो रिस्क लवर है, तो वो कहां पे पैसा लगाएगा, इक्विटी शेयर में पैसा लगा देगा। ठीक है, तो वो पोटेंशियल 3 तरह के होते हैं, वो एक जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता है, जो थोड़ा सा रिस्क लेगा, और जो बिल्कुल रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। तो जो जिसका जो नेचर होता है उस हिसाब से वो, कोई और बंदा होता है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, अगर रिस्क भी होगा तो मैं उसको क्वांटिफाई करके बर्दाश्त कर दूंगा, ठीक है, तो वो इक्विटी शेयर में लगाएगा। ठीक है, और कोई बंदा है कि ठीक ठाक थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो और थोड़ा पैसा भी चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर में लगाया, और कोई बंदा बिल्कुल रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है तो वो बैंक में एफडी करेगा। ये डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इक्विटी शेयर्स, इनको इनके बाद मिलता है डिविडेंड, बट इनका डिविडेंड का कोई रेट नहीं है, तो इनको 200, 300, 400% डिविडेंड मिल सकता है। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का मैंने तुम्हें बोल दिया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को 2 राइट्स मिलते हैं, हो सकता है बट मेमोरेंडम में ये भी लिखा जाए कि प्रेफरेंस शेयर को अगर इसके बाद इनको डिविडेंड दे जाए, उसके बाद कुछ बचा तो इनको मिलेगा, तो वो अगर एमओए एओ में है तो वो डिपेंड करता है, बट वो तुम्हारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है अभी। अभी आप इतना याद रखो, प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस एट द रिपेमेंट, और इनके पास ये चीज प्रेफरेंस नहीं है, बट इनके पास कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। बाकी जो पैसा बचेगा लिक्विडेशन में वो इनका पूरा का पूरा, और बाकी जो पैसा बचेगा डिविडेंड के लिए आफ्टर दैट वो पूरा इनका इनका। ठीक है,
ये बेसिक टाइप्स ऑफ शेयर्स का मैंने बोल दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स का बोला था। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं इशू ऑफ शेयर, ठीक है, और उसकी अकाउंटिंग। तो वो हम आज के लेक्चर में छोड़ के कल के लेक्चर में वो चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ है। आज आपके कंसेप्ट ज़्यादा हो गए हैं, आज जिन कंसेप्ट को आप एब्जॉर्व करो, कल हम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में हम अकाउंटिंग सीखेंगे, ठीक है।